हेलो बच्चों। 11th क्लास चल रही थी, मात्रक और विमाएं चल रहे थे और मात्रक और विमाओं में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो आज है त्रुटियों का। आज हमें त्रुटियों के बारे में पढ़ना है। तो मात्रक और विमाओं के अंदर हमने मात्रक पढ़े, विमाएं पढ़े, इनका विमीय विश्लेषण पढ़ा। कुछ अलग जो राशियां दे रखी है वो कैसे किसी दूसरी भौतिक राशि पर डिपेंड करती है, निर्भर रहती है, उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ लिया था किस तरीके से हम एक मात्रक प्रणाली को दूसरी मात्रक प्रणाली में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आज हमें जो पढ़ना है वो है त्रुटियों के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं त्रुटियों के बारे में। त्रुटियां, एरर्स। देखिए, त्रुटियां मुख्य रूप से अगर हम देखें तो दो प्रकार की होती है। एक तो हमने नाम सुना था परिशुद्धता, एक तो होता है परिशुद्धता और दूसरा होता है यथार्थता। परिशुद्धता और यथार्थता, इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। परिशुद्धता जो होती है उसको हम यूं कह सकते हैं कि अगर मान लो कोई निशानेबाजी की प्रतियोगिता चल रही है और उस प्रतियोगिता में हमें ये कहा जाए कि भाई ये यहाँ पर आपको निशाना लगाना है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी निशानेबाजी की प्रतियोगिता चलती है तो उसमें ठीक बीच में निशाना लगाना होता है। तो अगर कोई व्यक्ति इस जगह पर जो सैद्धांतिक निशाना उसे दिया गया है उस सैद्धांतिक निशाने पर निशाना नहीं लगाकर वो निशाना लगा रहा है उससे कहीं दूर, लेकिन उसके द्वारा जितने भी निशाने लगाए गए हैं वो ठीक सटीक है, एक ही निशाने के आसपास है, तो उसे तो कहते हैं परिशुद्धता। उसे तो क्या कहेंगे? परिशुद्धता। यानी उसे सैद्धांतिक निशाना तो ये यहाँ पर उसका सेंटर दिया गया था सर्कल का, लेकिन वो सर्कल के सेंटर पर निशाना नहीं लगाकर सर्कल के सेंटर से काफी दूर, लेकिन जितने भी निशाने उसने लगाए हैं वो एक ही जगह पर निशाने लगाए या उसके आसपास में अति निकट निशाने लगाए हैं, तो उसे तो हम कहेंगे परिशुद्धता माप। ये तो जो माप होगा वो कौन सा हो जाएगा बच्चों? परिशुद्धता। और अगर किसी व्यक्ति द्वारा जो उसे सैद्धांतिक निशाना दिया गया है वो सैद्धांतिक निशाना और उसका प्रायोगिक निशाना एक ही जगह पर हो, यानी हम कह सकते हैं कि अगर ऐसी त्रुटि जिसका सैद्धांतिक मान और प्रायोगिक मान एक ही जगह पर हो तो उसे हम कहेंगे यथार्थ मान की त्रुटि। कैसी त्रुटि कहेंगे? यथार्थ मान की त्रुटि। तो ये इतना सा डिफरेंस है दोनों में। परिभाषाएं लिख देता हूं, ज्यादा इसके अंदर टाइम खराब नहीं करना है, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। पहला तो परिशुद्धता के बारे में। जब सैद्धांतिक मान एवं प्रायोगिक मान, सैद्धांतिक मान एवं प्रायोगिक मान अलग अलग हो, सैद्धांतिक मान एवं प्रायोगिक मान अलग अलग हो, अलग अलग हो, परंतु जो प्रायोगिक मान है वो सटीक हो या अपने एक ही निशाने के आसपास में या एक त्रुटि के आसपास की त्रुटियां हो, परंतु प्रायोगिक मान सटीक हो। सटीक का मतलब है कि आसपास की त्रुटियां हो, तो ऐसी त्रुटि को हम परिशुद्ध मान या परिशुद्ध त्रुटियां कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो हमारा है यथार्थ मान। कौन सा मान हो जाएगा? यथार्थ मान या यथार्थ त्रुटि। इसमें क्या होता है कि जब सैद्धांतिक मान, जब सैद्धांतिक मान एवं प्रायोगिक परिमाण या प्रायोगिक मान एक ही जगह हो, एक ही जगह हो या एक ही मान के आसपास हो, तो ऐसी त्रुटि को हम क्या कहेंगे? यथार्थ त्रुटि या यथार्थ मान कहेंगे। तो ये तो सिंपल सी बातें थी दोनों यथार्थ और परिशुद्धता के बारे में। अभी हमें पढ़ना है ये जो त्रुटियां हैं इनके जो प्रकार है वो प्रकार। पहला जो प्रकार है संयोजन के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। जो त्रुटियों का पहला प्रकार है जिसमें हम त्रुटियों का योग करते हैं। त्रुटियों का क्या करते हैं? योग करते हैं। त्रुटियों का योग। अब देखिए त्रुटियों का योग किस प्रकार से करते हैं इसको देखना है। जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक वास्तविक मान है a और एक और वास्तविक मान हम मान लेते हैं हमारे पास कोई वास्तविक मान b है और इनका योग करना है तो हम a प्लस b कर देंगे। क्या कर देंगे? a प्लस b। और इसके योगफल को हम x के बराबर मान लेते हैं, यानी x बराबर हो गया a प्लस b। तो इन दोनों त्रुटियों का जो योग, दोनों जो वास्तविक मान है इनका जो योग होगा वो
एक्स हो जाएगा और वो ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। यहां मैं एक छोटा सा मान ले लेता हूं डेल एक्स। ये डेल एक्स है एक्स की निरपेक्ष त्रुटि, एक्स की निरपेक्ष त्रुटि। इस जो डेल एक्स है उसको कहा जाता है एक्स की निरपेक्ष त्रुटि। जो डेल ए है ये हो जाएगी आपकी ए की निरपेक्ष त्रुटि, ए की निरपेक्ष त्रुटि। हमने निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि इनके बारे में पहले अध्ययन कर लिया था। प्रतिशत त्रुटि किस तरीके से निकालते हैं, कुल मिला के हमें जाना वही है, लेकिन हम तरीके से चलेंगे। तो जो डेल ए है वो हो जाएगा ए की निरपेक्ष त्रुटि, उसके बाद है डेल बी, ये हो जाएगी बी की निरपेक्ष त्रुटि।
हाँ भाई, सेल डिस्चार्ज हो गए थे इसलिए आवाज़ नहीं आई होगी। तो अगर यहाँ से प्रतिशत त्रुटि से मैं वापस बता देता हूँ, अगर आपको प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो हमने ये पढ़ा था कि जो सापेक्ष त्रुटि है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा जो वैल्यू है वो प्रतिशत त्रुटि में कन्वर्ट हो जाएगी। और सापेक्ष त्रुटि अभी हमने निकाली थी वो कितनी होती है, 8/150 और 100 से गुणा करेंगे तो ये 16/3 प्रतिशत आ जाएगा, 16/3 प्रतिशत आ जाएगा। यही हमारी प्रतिशत त्रुटि है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए, ये तो था प्रतिरोधों का संयोजन। अगर इसी क्वेश्चन में हम आगे पढ़ते हैं प्रतिरोधों का घटाना, प्रतिरोधों का नहीं, त्रुटियों को घटाना, त्रुटियों को घटाना। इसमें भी हमें यहां पर एक x मान के चलना है और दो हमने यहां पर वैल्यूज ले ली a माइनस बी, और ये जो a माइनस बी है वो हमने यहां पर माना है इसको सोल्व करने के लिए। हालांकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इनका कोई ज्यादा रोल नहीं रह जाएगा। अब देखिए, इसमें भी यहां हम लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल एक्स, और ये x प्लस माइनस डेल एक्स जो है वो x तो वास्तविक मान है, इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वो है, और डेल एक्स इसमें निरपेक्ष त्रुटि जो है वो निरपेक्ष त्रुटि है। साथ में यहां हो जाएगा a प्लस माइनस डेल a और माइनस में b प्लस माइनस डेल b। ये डेल b b की निरपेक्ष त्रुटि है और डेल a की निरपेक्ष त्रुटि है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, इसको भी जैसे हमने संयोजन किया ठीक वैसे ही सोल्व कर लेंगे। x प्लस माइनस डेल x और ये हो जाएगा a माइनस b प्लस माइनस डेल a और माइनस प्लस डेल b, और यहां से इसको हम फिर x कहेंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा और प्लस माइनस डेल x जो है वो हो जाएगा आपका, यहां पर अगर मैं प्लस माइनस बाहर ले लूं तो डेल a प्लस में डेल b। यानी कुल मिला के जब हम इनको घटाते हैं, यानी त्रुटियों को जैसे ही हम घटाएंगे तो भी हमें करना क्या है, त्रुटियां तो जुड़नी है। त्रुटियां क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और वो जुड़ने का कारण ये है कि हम हमेशा अधिकतम त्रुटि लेके चलते हैं, और अधिकतम त्रुटि लेंगे तो उन दोनों त्रुटियों का क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें भी संयोजन ही करना पड़ेगा। जब हम प्लस माइनस को क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। इसमें भी मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं। मान लेते हैं क्वेश्चन जो हमारा ये है कि पानी का तापमान 70 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 80 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो ताप में वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, ताप में वृद्धि ज्ञात कीजिए। हमें तापमान में जो वृद्धि हुई है वो ज्ञात करनी है। यहां भी ठीक वही प्रक्रिया अपनानी है। यहां भी हम कर लेंगे भाई x प्लस माइनस डेल एक्स, और इस x को हटा दो। जब हम तापमान की ही बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा t प्लस माइनस डेल t, और यहां पहले तो आ जाएगा भाई हमारा जो मान है उच्चतम, वो कौन सा, जो T2 को कह सकते हैं, 80 प्लस माइनस 0.3 और माइनस कर देंगे 70 प्लस माइनस 0.2। जब हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस 0.5। ये हमारे पास क्या आ गया, डिग्री सेल्सियस में तापमान आ गया। क्या आ गया, तापमान में परिवर्तन। तो ये तो तापमान में परिवर्तन है। अब देखिए यहां पर जो ये 0.5 है, ये 0.5 उस कुल तापमान में त्रुटि है। 0.5 जो है वो क्या है, कुल तापमान में त्रुटि। तो अगर यहां भी आपसे पूछा जाए कि भाई सापेक्ष त्रुटि क्या होगी, सापेक्ष त्रुटि, तो सापेक्ष त्रुटि पूछेंगे तो वो तो हम जानते हैं डेल टी माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपॉन में वास्तविक मान टी, तो 0.5 अपॉन में 10 हो जाएगा। और अगर यहां से आपको परसेंटेज त्रुटि पूछा जाए तो वो हो जाएगा भाई डेल टी अपॉन में टी, जो सापेक्ष त्रुटि है, और उसको किससे गुणा कर देंगे, 100 से, तो ये प्रतिशत त्रुटि में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कर देंगे हम 0.5 अपॉन में 10 गुणा 100, और ये कुल मिला के हो जाएगी 5% की त्रुटि। यानी ये घटाने की तरीका है, जिसमें अगर हमें त्रुटियों को घटाना है तो ये किसके बराबर आ जाएगी, 5% के बराबर आ जाएगी। तो ये तो प्रक्रिया हो गई घटाने वाली। अब देखिए, अगर हमें गुणा करने के लिए बोल दे त्रुटियों को,
अगर हमें त्रुटियों का भाग करने के लिए बोल दे, अगर हमें त्रुटियां घात के रूप में दी हुई हो, तो ये जो तीनों प्रक्रियाएं हैं वो एक ही तरीके से सोल्व हो जाएगी। उसका जो सूत्र है वो सूत्र मैं आपको बता देता हूं क्या है। जैसे अगर हमें मान लो यूं दिया हुआ हो कि भाई कोई भी मान जो है वो x या a b z जो भी है वो दे रखा है आपको a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r। ये वैल्यू अगर आपको दे रखी है तो इससे हमें ये पता चलता है कि देखिए a और b दोनों गुणा में है तो गुणा वाली प्रोसेस हो जाएगी, a और b गुणा में, फिर c भाग में है तो भाग वाला भी हो जाएगी, और p q r जो है वो इनकी घातें हैं तो घात वाली प्रोसेस भी इससे सोल्व हो जाएगी। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो लगभग इनसे ही सोल्व होते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखना। सारे के सारे जो भी क्वेश्चन है आपके वो सारे के सारे लगभग इससे सोल्व हो जाएंगे। देखिए अगर इससे हमें सापेक्ष या आपेक्षिक त्रुटि पूछी जाए तो ये हो जाएगी आपकी सापेक्ष त्रुटि, और इसको हम लिख देंगे डेल x अपॉन में x, माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपॉन में वास्तविक मान। और इन्हें हमें सोल्व इस तरीके से करना है, जो घात है वो तो आ जाएगी बाहर गुणा में, और यहां a के बारे में आ जाएगी माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपॉन में वास्तविक मान, प्लस में q वाली जो घात है वो भी आगे आ जाएगी, और डेल b अपॉन में b ये आ जाएगी माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपॉन में वास्तविक मान, और c के लिए भी यहाँ माइनस नहीं लगाना है, प्लस ही लगाना है डेल c अपॉन में c। ये हमारे पास सापेक्ष त्रुटि का सूत्र आ जाता है। किसका सूत्र है? सापेक्ष त्रुटि का सूत्र। और अगर इसमें हमें प्रतिशत त्रुटि पूछी जाए तो प्रतिशत त्रुटि तो हमने वही पढ़ा है कि जो सापेक्ष त्रुटि है उसको क्या कर दिया जाए, 100 से गुणा कर दिया जाए। तो मैं यहां लिख दूं p डेल a अपॉन में a, प्लस में q डेल b अपॉन में b, प्लस में r डेल c अपॉन में c, और इस पूरे को ही किससे गुणा कर दूं, 100 से, तो ये मान जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होती है हमारी प्रतिशत त्रुटि अगर गुणा भाग और घातें दे रखी है तो। इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं। ये देखिए क्वेश्चन यहां कह रहा है कि दिया गया है एक प्रतिरोध R, आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। प्रतिरोध R जो है वो V अपॉन में I है, क्योंकि ये तो हम जानते हैं ओम के नियम से प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, V अपॉन में I होता है। तो ये V अपॉन में I है, प्रतिरोध R बराबर V अपॉन में I। जहां पर ये कह रहा है कि भाई जहां जो V है वो बराबर है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट के बराबर, 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट के बराबर है, तथा जो I का मान है वो I का मान भी दे रखा है आपको 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। धारा भी दे रखी है आपको कितनी, 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। और आपसे पूछा है कि भाई आर में कुल त्रुटि ज्ञात कीजिए, आर में कुल त्रुटि ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पहले केरला पीएमटी 2007 में आया हुआ है, इसके साथ ही AIEEE 2012 में भी आया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। हमें यहाँ पर वैल्यू जो दे रखी है वो कुछ इस तरीके से दे रखी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। R बराबर दे रखा है आपको V अपॉन में I, क्या दे रखा है, V अपॉन में I। और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि अगर संख्याएं भाग में हो, संख्याएं गुणा में हो, संख्याएं घातों में हो, तो उसके लिए हमने सूत्र अभी थोड़ी देर पहले देखा था, उसी सूत्र का प्रयोग करना है यहाँ भी। देखिए क्या करेंगे, ये जो R है इसको मैं लिख दूं डेल R अपॉन में R। डेल R है निरपेक्ष त्रुटि, R वास्तविक मान है। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो ये जो V है इसकी घात में तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब गुणा में तो कुछ आना नहीं है, तो हम इसको इसे लिख देंगे डेल V अपॉन में V, प्लस में I की भी घात कुछ नहीं है तो गुणा में तो एक ही आना है, कुछ नहीं है मतलब 1 होगी तो गुणा में 1 होगा, और उस 1 को लिखने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यहां आ जाएगा आपका डेल I अपॉन में I। अब देखिए ये हमें पता होना चाहिए कि जो डेल R है बच्चों, ये डेल R है निरपेक्ष त्रुटि R में, डेल V है निरपेक्ष त्रुटि वोल्टेज में V में, डेल I है धारा में निरपेक्ष त्रुटि जो हमें दे रखी है। देखिए अगर मैं डेल R अपॉन में R की बात करूं तो डेल R अपॉन में R है, वैसे तो ये सापेक्ष त्रुटि निकल रही है, अभी हमें बाद में इसको प्रतिशत में निकालना है क्योंकि हमारे ऑप्शन जितने भी है वो प्रतिशत में दे रखे हैं, तो प्रतिशत में हम बाद में कन्वर्ट कर देंगे 100 से गुणा करके। फिलहाल डेल R अपॉन में R है। अब देखिए डेल V है उस
जो भी हमें मान दे रखा है उस मान में कितना सा बदलाव है वो, यानी कितनी सी उसमें निरपेक्ष त्रुटि है। निरपेक्ष त्रुटि यहाँ प्लस माइनस 5 की दे रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं भाई यहाँ जो निरपेक्ष त्रुटि है वो कितनी है 5 की, अपॉन में v, इसका वास्तविक मान कितना दे रखा है 100, प्लस में डेल आई, देखिए त्रुटि कितनी है 0.2 की, और अपॉन में वास्तविक मान कितना दे रखा है 10, तो ये 10 पुट कर दिया। अब देखिए ये हो जाएगा भाई डेल आर अपॉन में आर बराबर में 5/100, और पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 2/100, और इसको सोल्व करूंगा तो डेल आर अपॉन में आर जो आया वो हो जाएगा आपका 7/100। ये तो हमारे पास सापेक्ष त्रुटि निकली है। कौन सी त्रुटि निकली है? सापेक्ष। लेकिन हमें यहां पर प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है, और ये हम जानते हैं कि प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के लिए हम इसको 100 से गुणा कर देंगे। कर दो 100 से गुणा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो डेल आर अपॉन में आर है, इसको गुणा कर दूं 100 से तो हमारे पास प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हो जाएगी। इसको भी 100 से गुणा कर दो, 100 से 100 कट जाएगा, 7% की त्रुटि आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी? 7% की त्रुटि हो जाएगी। यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, चीजें क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं हम। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एफएमसी 2005 में, पीएमटी 2008 में, जेई मेंस में 2018 में आया हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें पूछा है किसी गोले की त्रिज्या के मापन में, गोले की त्रिज्या के मापन में 2% की त्रुटि है। जो त्रिज्या है गोले की उसके मापन में त्रुटि है, कितने प्रतिशत की? 2% की। तो हमें पूछा है कि भाई गोले के आयतन के मापन में कितनी त्रुटि होगी, तो हमें इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि गोले का आयतन होता क्या है। तो देखिए बच्चों, गोले का जो आयतन है उसको हम लिखते हैं v बराबर, यहां हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्या हो जाता है? पाई आर क्यूब। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई भी परिवर्तन होता नहीं है, ना ही इसमें त्रुटि होगी क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है। त्रुटि जो है वो किस में हो रही है? त्रिज्या में हो रही है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे डेल v अपॉन में v, और जो कि आंसर है वो हमारा आंसर प्रतिशत में आ रखा है तो इसको भी प्रतिशत में कन्वर्ट कर देंगे। हालांकि त्रुटि आपको पहले से प्रतिशत में दे रखी है तो कोई कंफ्यूजन इसमें होना नहीं है। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3, जो भी घात है उसको आगे ले लेंगे, और जो r है उसको लिख देंगे डेल r अपॉन में r। अब ये जो डेल r अपॉन में r है वो हमें दे रखा है 2%, तो 3 गुणा 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6% की त्रुटि। कितने प्रतिशत की त्रुटि हो जाएगी? 6% की। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आप प्रतिशत हटा के भाग में 100 रखो तो भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि फिर वापस हम प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा करने वाला है, तो वैसे भी 100 से 100 वापस कट जाना है। तो कुल मिला के हमारे पास जो इसमें त्रुटि है वो कितनी है? 6 की। मान लो इसी में आपसे ये पूछे कि भाई एक वर्ग है, एक वर्गाकार आकृति है, और उस वर्गाकार आकृति की जो भुजा है उस भुजा में 2% की त्रुटि है। भुजा जो है उस भुजा में 2% की त्रुटि है, और आपसे पूछे कि बताइए उस क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, ये आपसे अगर पूछ लें तो देखो इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं आसानी से। देखिए भुजा में त्रुटि है कितनी? 2% की। तो हम जानते हैं भाई जो क्षेत्रफल है वो भुजा स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर को आगे लाएंगे, गुणा करेंगे भुजा, और हम जानते हैं कि जो 2 है गुणा में भुजा में प्रतिशत त्रुटि कितनी है? 2 की। तो कुल मिला के कह सकते हैं 4% की त्रुटि आ जाएगी क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि आ जाएगी? 4% की त्रुटि आ जाएगी। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये आ गया केरला पीईटी 2012 में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एक विराम घड़ी में सहायता से एक लोलक के दोलन का आवर्तकाल 2.5 है। कितना है? 2.5 है। अब देख लो, आसानी से दिख रहा हो गया। देखिए मैं सीधा ही करने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी प्रोसेस से नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई जो आवर्तकाल है वो 2.5, यानी इसका जो वास्तविक मान है वो तो 2.5 का है, और डेल टी जो हम लिखेंगे टाइम में वो 0.5 सेकंड की त्रुटि है, और इसे हमें प्रतिशत आंशिक त्रुटि में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो। कुल मिला के हमारे पास ये आ जाएगा भाई 1/5 गुणा 100, और इसे कह सकते हैं कि 20% की आंशिक त्रुटि होगी। ऑप्शन हो जाएगा आपका ई वाला, 20% की आंशिक त्रुटि हो जाएगी।
तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। इसी तरीके के अभी हम त्रुटियों के क्वेश्चन करने वाले हैं, और जैसे ही त्रुटियों के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम सार्थक अंकों की ओर चलेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।